प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम ये बताने वाले हैं कि 12th की जैसे परीक्षाएं अभी 1-1.5 महीने में होने वाली हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या अन्य बोर्ड की परीक्षा, सबकी डेट शीट आ चुकी है। अब आज हम ये बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक देता है और किस प्रकार हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। कम समय है, कितना हम दोहरा सकते हैं। जैसा कि मैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के बारे में आज बताना चाहूँगा, वेक्टर, अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री को बहुत मजबूती से पढ़ना होगा। खासकर 3D ज्योमेट्री में आपको प्लेन पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए आता है अलग अलग केसेस में, उस समतल का समीकरण जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है और दो असमांतर सदिशों वेक्टर बी और वेक्टर सी के समांतर होता है। तीन बिंदुओं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से जाने वाले समतल का समीकरण कार्टेशियन में भी और वेक्टर में दोनों आपको आना चाहिए। उस समतल का समीकरण जिस पर इकाई अविलंब n कैप है और मूल बिंदु से दूरी उसकी p है। उस समतल का समीकरण जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है जिस पर वेक्टर ए लंब है। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उस समतल का समीकरण जो एक बिंदु से जा रहा है, शेष दो समतलों पर लंब है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से अलग अलग कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में कर लेना। बहुत ही मजबूती से इसको तैयार करिएगा। यानी कि जो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले जो समतल का समीकरण है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समतल का समीकरण जिस पर एक बिंदु दिया रहेगा और जो है दो समतलों पर लंब कहेगा, उसको भी आप अच्छे से मजबूती से, हमें एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे, आगे चलकर एक एक फार्मूले को प्रूव भी कराएंगे आपको। तो मजबूती से आप तैयार रखे रहिए। तीन बिंदु कार्टेशियन में जो तीन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण है उसको कार्टेशियन में बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो आप प्लेन पढ़िएगा तो उसमें सूत्र आप याद करके मत करिएगा, उसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि सूत्र कैसे बनेगा। अगर वो मन में आप जैसे बना लेंगे, जैसे जो उस समतल का समीकरण जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है वेक्टर बी और वेक्टर सी के समांतर, यानी कि दो असमांतर सदिशों वेक्टर बी और सी के समांतर है। तो अगर ध्यान दीजिए उसको मन में कैसे हम दिमाग में लगाएं कि कैसे तैयार हो जाए। कि अगर समतल पर एक बिंदु ए दिया गया है, उस पर हमने एक जो है वेरिएबल पॉइंट पी ले लिया जिसकी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर आर है। तो वेक्टर एपी पर देखिए, वेक्टर एपी जो है वेक्टर बी और समतल क्या है, वेक्टर बी और सी के समांतर है। तो बी क्रॉस सी जाएगा, समतल पर लंब हो जाएगा। तो बी क्रॉस सी जब समतल पर लंब हो जाएगा और समतल पर हमने एक बिंदु पता ए और एक बिंदु पी लिया, तो एपी जो है बी क्रॉस सी पर लंब हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर सी के लंबवत बी क्रॉस सी जाएगा, राइट। अगर वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के समांतर है समतल, तो बी क्रॉस सी के क्या हो जाएगा, लंबवत। जब बी क्रॉस सी के लंबवत हो जाएगा तो एपी डॉट बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा। वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी 0 हो जाएगा। और वेक्टर एपी को लिखेंगे ओपी माइनस वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी 0। तो आर डॉट बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, अदृश्य गुणन हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उस समतल का समीकरण ध्यान दीजिएगा जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है और दो असमांतर सदिशों वेक्टर बी और वेक्टर सी के समांतर है। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इस तरीके से कार्टेशियन में भी इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। एपी है, एपी का मतलब ओपी माइनस ओ ए। मान लीजिए बिंदु x1 y1 z1 उस समतल पर है और वेक्टर आर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के मानते थे, वेक्टर एपी ओपी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो जब आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि उसमें आपने शुरू में किया एपी वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी 0। एपी का मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। वेक्टर बी
B1 B2 B3 वेक्टर, B को B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 K के पे, तो B1 B2 B3 और वेक्टर C C1 C2 C3, तो हो जाएगा सूत्र x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर 0। इस तरीके से आपको तैयार करना, एक एक को दिमाग में रखना है बिना कागज के। जैसे आपसे कोई कहे तीन बिंदु वेक्टर ए, तीन बिंदु है, बिंदु वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से जाने वाले समतल का समीकरण, तो दिमाग लगाइए कि उस समतल पर एक बिंदु पी ले लेंगे जिसका जो स्थिर सदिश होगी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर आर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर उस समतल पर मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे मन में ही आपको दोहरा रहा हूं कि एक समतल पर तीन बिंदु दिया है ए बी सी, जिनकी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, और उस पर एक जनरल पॉइंट ले लिया पी जिसकी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर आर है। तो वेक्टर ए पी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एक ही तल पर होंगे, एक ही तल पर होंगे, इसका मतलब कोप्लेनर होंगे, समतली होंगे। तो समतली होंगे तो उनका अदिश त्रिगुणन 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए पी को लिखेंगे ओपी माइनस ओ ए, तो एक प्रकार ए पी डॉट, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी 0 हो जाएगा। तो ए पी की जगह लिखेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बी की जगह वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ए सी की जगह वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए जब लिखेंगे तो आ जाएगा वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर ए बी सी। इससे यानी वेक्टर आर माइनस, ध्यान दीजिए, ए पी का मतलब वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बी का मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर ए सी का मतलब हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। यानी कुल मिला के मिलेगा वेक्टर आर डॉट एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए साइक्लिक आर्डर में बराबर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर दिमाग आप लगाइए कि ए, देखिए ए बी सी तल पर है, उस पर एक बिंदु पी ले लिया, तो वेक्टर ए पी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एक तल पर हैं, कोप्लेनर हैं, तो उनका अदिश त्रिगुणन 0 होगा। इसका प्रूफ कर चुके हो आप। अदिश त्रिगुणन 0 होगा तो मिलेगा आपका ए पी, वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी बराबर 0। ए पी को लिखेंगे आप वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बी के लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए सी को लिखेंगे वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। तो इससे आप एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे, वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसका कार्टेशियन रूप जब होता है तो ए पी और ए बी और ए सी का अदिश त्रिगुणन है, तो वेक्टर ए पी क्या होता है, x ऋण x1 y ऋण y1 z ऋण z1, और वेक्टर ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वेक्टर ए सी क्या होगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, x ऋण x1 y ऋण y1 z ऋण z1, x2 ऋण x1 y2 ऋण y1 z2 ऋण z1, x3 ऋण x1 y3 ऋण y1 और z3 ऋण z1 बराबर 0। ये दो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जब आप सीखते हो आर डॉट वेक्टर एन कैप बराबर पी, ध्यान दीजिएगा, आर डॉट एन कैप बराबर पी उस समतल का समीकरण है जिस पर इकाई अभिलंब एन कैप है और मूल बिंदु से दूरी इसकी पी है। यानी कि वो जैसे समतल का समीकरण दिया रहेगा उस पर इकाई अभिलंब एन कैप है, यानी कि उसके लंबवत एकांक सदिश एन कैप है। आर डॉट एन कैप बराबर पी, और पी क्या है, मूल बिंदु से दूरी। इसका भी प्रूफ बहुत आसान है कि समतल पर एक बिंदु P ले लेते हैं और ON उस पर लंब डाल देते हैं, ON की लेंथ P रहती है, उस दिशा में एकांक सदिश n कैप रहता है, और OP से मिला देंगे तो cos थीटा जो आएगा वो आ जाता है r cos थीटा, r cos थीटा हो जाता है, क्योंकि r वेक्टर r और वेक्टर n कैप के बीच का कोण थीटा मान लेते हैं, तो वेक्टर r डॉट n कैप हो जाता है मॉड ऑफ r मॉड ऑफ n cos थीटा, और cos थीटा का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे cos थीटा बराबर क्या होगा, ON अपान OP हो जाएगा P अपान R, तो P की वैल्यू R cos थीटा हो जाएगी, और R cos थीटा R डॉट n कैप भी होगा, तो R डॉट n कैप बराबर P।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखित रूप से एक एक की भी करेंगे, लेकिन आपको ये उनके लिए ज़्यादातर जो एक बार पढ़ चुके हैं। एक अगला है उस समतल का समीकरण, इसमें ध्यान देना आर डॉट एन कैप बराबर पी। जैसे कोई समतल का समीकरण, जैसे आपको है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो जो ए बी सी है यहाँ ए कामा बी कामा सी, इस समतल के अभिलंबों जो सदिश होता है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी कि दिक् अनुपात होता है। समतल के अभिलंबों सदिश का दिक् अनुपात होता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी मान लीजिए है, तो जब आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बन जाता है, तुरंत डायरेक्शन को साइन में चेंज हो जाता है। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जो है पी के रूप में आ जाता है। इसीलिए जब समतल का समीकरण दिया रहे तो उसमें अगर डायरेक्शन कोसाइन उसके लंबवत सदिश का पूछे, उसके अभिलंबवत सदिश का डायरेक्शन कोसाइन पूछे, दिक् कोज्जा पूछे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया जाता है। तो इधर इसकी तब तुलना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी से की जाती है। तो जब डिवाइड करेंगे तो जो एक्स वाई जेड का गुणांक रहेगा वही हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्जा, और उस तरफ आ जाएगा मूल बिंदु से दूरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर डॉट एन कैप बराबर पी का जो कार्टेशियन रूप होता है वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होता है, जहाँ एल एम एन समतल के अभिलंब का जो है दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्जा होता है। उस समतल का समीकरण जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है और जिस पर वेक्टर ए लंब है, यानी समतल पर एक बिंदु पता है ए, एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं, ए पी पर यह लंब है, वेक्टर एन लंब है, तो ए पी वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर एन 0 हो जाता है। वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर एन 0 हो जाता है, तब क्या हो जाता है, वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर एन 0, तो आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन 0, वेक्टर आर डॉट एन बराबर वेक्टर ए डॉट एन हो जाता है। इस समतल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उस समतल का समीकरण जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है और जिस पर वेक्टर एन लंब होता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। इसका कार्टेशियन रूप की जब हम चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, समतल पर एक बिंदु मान लीजिए x1 y1 z1 समतल पर है स्थित, यानी समतल इस बिंदु से जाता है और इसके अभिलंब का जो समतल का जब समीकरण कल्पना करो तो उसके अभिलंबों देखिए आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन है, तो वेक्टर एन जो है समतल के अभिलंबों सदिश। तो समतल में जो गुणांक होता है एक्स वाई जेड का, अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात रहता है। यहाँ देखिए आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, तो जो वेक्टर एन है वही समतल पर लंब है। ध्यान दीजिए कि इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स ऋण x1 प्लस बी वाई ऋण y1 प्लस सी जेड ऋण z1 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो है ए एक्स ऋण x1 प्लस बी वाई ऋण y1 प्लस सी जेड ऋण z1, ये जो है बराबर 0। ये होता है किसी समतल पर एक बिंदु x1 y1 z1 से जाता है समतल, और समतल के अभिलंब का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, ए कामा बी कामा सी है। तो ए एक्स ऋण x1 प्लस बी वाई ऋण y1 प्लस सी जेड ऋण z1 इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट ए भी है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब समतल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक एक चीज इसमें आप समझिए। इसके बाद आता है इसमें कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने, यानी कि दो समतल है उनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसमें आपने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना आपका है, जब हाई स्कूल में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वही है कि दो समतलों के प्रतिच्छेद। तो इसको क्या करते हैं, पहले समतल का समीकरण जैसे आर बराबर Q1 है और दूसरे समतल का समीकरण वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 बराबर Q2 है, तो आर डॉट n1 माइनस Q1 बराबर 0 कर लीजिए, वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 माइनस Q2 बराबर 0 कर दीजिए, फिर a प्लस लैम्डा भी बराबर 0 कर दीजिए। उसके बाद अगर उस समतल पर एक बिंदु पता है उससे पास करा कर लैम्डा का वैल्यू, अगर आप इसको पढ़ेंगे दोहराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है। एक सवाल इसमें बहुत बनता है, उस समतल का समीकरण जिस पर एक बिंदु वेक्टर ए पता है और जो है जो दो समतलों पर लंब है। कल्पना करो अगर दो समतल एक दूसरे के लंबवत हैं
तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी यानी कि उनके अभिलंब भी परस्पर लंबवत होंगे। तो दो समतल लंबवत हैं तो उनके अगर मान लीजिए पहले समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात A1 B1 C1 है और दूसरे समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात A2 B2 C2 है, तो अगर दो समतल लंबवत होंगे तो उनके अभिलंब भी लंबवत होंगे। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर दो समतल समांतर हैं तो उनके अभिलंब भी समांतर हो जाएंगे और समांतर के केस में A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि जैसे कि एक समतल है, बिंदु से जा रहा है और दो समतलों पर लंब है, तो इसको दो तरीके से लगाया जाता है। एक तरीका है कि पहले क्या करिए, ए एक्स ऋण x1 प्लस बी वाई ऋण y1 प्लस सी जेड ऋण z1 बराबर 0 में रख देंगे, x1 y1 z1 रख देंगे क्योंकि उस पर एक बिंदु पता है और ये समतल दो समतलों पर लंब है। तो जिस समतल पर लंब है तो उसके अभिलंब का दिक् अनुपात ले लेंगे, यानी कि उसके अभिलंबों सदिश का दिक्, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 करेंगे और वो समतल एक समतल पर और लंब है तो उसके अभिलंब का भी दिक् अनुपात ले लेंगे। तो उसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी बज्र गुणन विधि से आप ABC यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकाल के उसी में पहले समीकरण में रख देंगे। एक तरीका भी है कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा पर लंबे समतल है, यानी कि दो दीवारें इसकी प्रतिच्छेदन रेखा पर, तो यही सामने छत उस पर लंब है, तो इस समतल का समीकरण पता है तो इस पर क्या होगा, इसका समीकरण होगा वेक्टर R डॉट वेक्टर N1 बराबर Q1, तो N1 इस पर लंब है, N2 इस पर वेक्टर N2 इस पर लंब है, तो N1 क्रॉस N2 सम डॉट N1 क्रॉस N2 यानी कि उस पर N1 वेक्टर N1 क्रॉस वेक्टर N2 लंब है, तो वेक्टर R डॉट वेक्टर N1 क्रॉस N2 क्योंकि उस पर वेक्टर N1 क्रॉस वेक्टर N2 लंब है, N1 इस पर लंब है, N2 इस पर लंब है, तो वेक्टर N1 क्रॉस वेक्टर N2 उस पर लंब हो जाएगा और उस पर एक बिंदु पता रहेगा वेक्टर A, तो वेक्टर R डॉट वेक्टर N1 क्रॉस N2 वेक्टर N2 बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर N1 क्रॉस वेक्टर N2, यानी कि वेक्टर N1 क्रॉस वेक्टर N2 को N मान लेना, सूत्र बन जाएगा वेक्टर R डॉट N बराबर वेक्टर A डॉट N। ये भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा पर लंब, इसको दो रूपों में लगाया जाता है, दोनों रूपों में आप कर सकते हैं आराम से। अंतःखंड का समीकरण भी आप पढ़ते हैं कि जो x अक्ष पर A का, y अक्ष पर B का, z अक्ष पर C का अंतःखंड अगर काटे तो उसका समीकरण होता है x बटे A प्लस y बटे B प्लस z बटे C बराबर 1। कई तरीकों से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर x अक्ष पर A का अंतःखंड काटेगी तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा ये 0 0 होगा, y अक्ष पर 0 B 0 और z अक्ष पर 0 0 C होगा। तीन बिंदु जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे तो x अपान A प्लस y अपान B प्लस z बटे C बराबर 1। दो समतलों के बीच का कोण वैसे इस साल नहीं आएगा कोर्स में, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है। दो समतलों के बीच का कोण वही होता है जो उनके अभिलंबों के बीच का कोण होता है। cos थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 बटे मॉड ऑफ N1 वेक्टर N1 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर N2। ये हो गया दो समतलों के बीच का कोण। इस तरीके से आप तमाम सवाल जो है प्लेन में लगा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पढ़ लेंगे पर्याप्त, अगर मिसलेनियस पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है। तो और ये आपको अधिक अंक दिलाएगा और खासकर आप स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना जानते रहें, दो रेखाओं के बीच का कोण आपको आता रहे दोनों रूप में। दो रेखाओं के बीच का कोण जैसे वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, तो रेखाओं के बीच का कोण वही होगा जो वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का कोण है। cos थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर B1 डॉट B2 वेक्टर B2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर B1 मॉड ऑफ वेक्टर B2। दो रेखा कार्टेशियन फॉर्म में जब रहेगा, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रेखा पर दो बिंदु पता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 पता है तो उसका जो दिक् अनुपात होता है x2 ऋण x1 y2 ऋण y1 z2 ऋण z1 होता है और उसमें मॉड ऑफ वेक्टर यानी कि a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो x2 ऋण x1 y2 ऋण y1 z2 ऋण z1 तो डायरेक्शन रेशियो हुआ और मॉड ऑफ ab का डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन।
तो जो रेखा का समीकरण दो रूपों में आपने पढ़ा है, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु वेक्टर ए से जाता है और वेक्टर बी के समांतर है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। और कार्टेशियन रूप अगर इसका होगा तो यक्स ऋण x1 बटे b1, वाई ऋण y1 बटे b2 और जेड ऋण z1 बटे b3। यहाँ b1 b2 b3 रेखा के जो है दिक् अनुपात है, क्योंकि रीजन क्या है कि रेखाओं का जो समीकरण आप दो बिंदुओं से जाने x1 y1 z1, x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है यक्स ऋण x1 बटे x2 ऋण x1, y ऋण y1 बटे y2 ऋण y1 और z ऋण z1 बटे z2 ऋण z1। तो जो नीचे रहेगा वही उस रेखा का क्या होगा, x2 ऋण x1 y2 ऋण y1 z2 ऋण z1, यही दिक् अनुपात होता है। तो रेखाओं के बीच का कोण भी दो रूपों में आता है, एक तो वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा तब केवल तुलना करके वेक्टर b1 और वेक्टर b2 निकाल के cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर b1 मॉड ऑफ वेक्टर b2 कर दीजिए। अगर दिक् अनुपात आपको है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा यक्स का y का और z का गुणांक 1 रखे ही करिएगा, तभी दिक् अनुपात की स्टाइल आपको आएगी। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो लंबवत होने का प्रतिबंध, तो लैम्डा के किस मान के लिए दोनों रेखाएं लंबवत है। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यक्स ऋण x1 बटे x2 ऋण x1, y ऋण y1 बटे y2 ऋण y1, z ऋण z1 बटे z2 ऋण z1, तब आप दिक् अनुपात निकाल लेंगे। दिक् अनुपात निकालने के बाद मान लीजिए a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, तो cos थीटा का सूत्र मॉड में लिखिएगा a1 a डॉट b होता है, तो सेम वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे जगह में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बीच का कोण। यहाँ भी वही लंब होने पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो जाएगा, और समांतर होने पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये बहुत स्ट्रेट लाइन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये cos थीटा का मतलब बीच का कोण तो निकाल लोगे, दो स्टाइल में लंबवत होने का प्रतिबंध भी कर लोगे, साथ में शार्टेड डिस्टेंस यानी कि लघुत्तम दूरी, दो स्क्यू लाइंस के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, विषम तली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो है वेक्टर, देखिए दोनों की तुलना करें, किससे करेंगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और दूसरे की तुलना वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो वेक्टर a1 और वेक्टर b1 ले लेंगे, वेक्टर a2 और वेक्टर b2 ले लेंगे। तो जो शार्टेड डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जो जैसे वेक्टर a का वेक्टर b की दिशा में जो प्रोजेक्शन था उसी के वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे मॉड ऑफ वेक्टर b होती थी। तो यहाँ ये वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की दिशा में प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप की लेंथ निकालेंगे तो होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है। इसका डेरिवेशन भी समझ लीजिएगा अच्छे से और इसको याद भी कर लीजिएगा। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, पूरे का मॉड ले लीजिएगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार रखे लीजिएगा। किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का जो फुट होता है उसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए। किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको आनी चाहिए और इमेज भी निकालना आना चाहिए, प्रतिबिंब निकालना भी आना चाहिए। ये प्लेन में भी होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में भी आपको तैयार, जरूर इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा सवाल इस पर नहीं है। इमेज वाले पर जो है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस पर क्वेश्चन कम है, लेकिन अलग से आप इसको देख लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये अगर उधर डायरेक्शन कोसाइन तैयार कर लीजिएगा, निकालना वो डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित क्वेश्चन कुछ कर लीजिएगा तो बहुत आराम से आप जो है 3D ज्योमेट्री आराम से कर लेंगे। एनसीईआरटी का अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज और कर लेंगे तो पूरे अच्छे से आपको आएगा। एक दिन हम जो है बोर्ड पे इसको अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। बस इसी के साथ